ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्यपितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरङ्गिरा लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगु शौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिशास्त्र प्रवर्तका ज्योति शास्त्र प्रवर्तका। ओम आप सभी का ज्योतिष की इस नई कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। हम आज जो विषय पढ़ने जा रहे हैं उनमें एक तो अहर गणों का एक मामूली सा दोहराव होगा और उसके लिए हमने इस बार सृष्ट्यादि अहरगण नहीं चुना है, हमने कल्यादि अहरगण चुना है। क्योंकि हमने गत पाठ में आपको सृष्ट्यादि अहरगण के बारे में सारा वृतांत और जो गणना विधि थी वो सब स्पष्ट की हुई है। लेकिन आज हम कल्यादि अहरगण को इसलिए भी उठा रहे हैं कि एक तो थोड़ा सा आधार विषय का अंतर हो जाएगा और दूसरी बात आपको अहरगण गणना का जो सिद्धांत है, जो आधार है, विधि है, उसको एक बार फिर से देखने का अवसर मिल जाएगा। दूसरी बात, कल्यादि अहरगण के बाद हम आएंगे सूर्य की स्पष्ट स्थिति को हम अहरगणों से कैसे जानेंगे। इसी तरह से सूर्य के बाद हम लाएंगे चंद्रमा के विषय को कि चंद्रमा को आप किस तरह से अहरगण से स्पष्ट करेंगे। और जब हम दोनों के की स्थितियों को स्पष्ट कर देंगे तब हमको आज की यानी जिस दिन के हमने अहरगण लिए हैं उस दिन की तिथि को कैसे स्पष्ट करेंगे। आप देखेंगे कि अहरगण सिद्धि से हमारी वो तिथि और पक्ष मास आता भी है या नहीं। इस तरह से आपकी जो गणनाएं हैं वो तिथि मास और पक्ष से सुसंबद्ध हो जाएंगी। ये आज का मुख्य विषय है। इसके साथ ही हम आज बात करेंगे पलभा की और पलभा के बाद जैसा भी समय मिला तो लंकोदय और सोदयमान ये जो शब्द हैं इन शब्दों की व्यावहारिकता से आपको परिचित कराएंगे। क्योंकि जो अगला विषय हम आपके लिए लाने वाले हैं और जो ये समझ लीजिए कि
ज्योतिष की शिक्षा का एक मुख्य सिद्ध विषय है, वो है लग्न की सिद्धि। तो लग्न की सिद्धि के लिए एक तथ्य तो सूर्योदय सूर्यास्त प्रकरण में हम आपको पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, और उस विषय का नाम है चर गणना या चरांतर की गणना। आपने उसको ठीक से समझा हुआ है। आगे अभ्यास पूर्वक देखिए, ये सारा ज्योतिष जो है अभ्यास का विषय है। अभ्यास आप बनाए रखेंगे तो न केवल आप इतना समझेंगे जितना हम आपको दिए हुए हैं, जो भी कुछ हमने आपको पाठ विषयों में पढ़ाया है, समझाया है, उतना ही नहीं, आप उसे भी बहुत अधिक विस्तृत में पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये गणित का रास्ता एक ऐसा रास्ता है कि यहां इसमें आप जहां पर होते हैं वहां पर से आपको भले ही 2 कदम आगे दिखेगा, लेकिन दिखेगा। आपके पास हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए रास्ता होगा। ये बहुत खास बात है। बस मनोयोग से जुड़कर चलने की जरूरत है। तो आपको अगली चर्चा होगी पलभा की, और चर्चा होगी लंकोदय और शोदय की, ताकि जब हम अगले शिक्षण सत्र में लग्न की गणित को शुरू करेंगे तो उस विषय को पकड़ने के लिए हमारी जो आधार भूमि है वो तैयार मिले। तो अब हम आते हैं आज के प्रथम विषय, और वो है कि कली अहरगण हम कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए, आपको अहरगण सिद्धि में जो मूल बात है वो ये है कि आप जो वर्षमान हैं उनसे सौर महीनों को समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर 1 वर्ष होगा तो सौर महीने 12 होंगे, अगर 10 होंगे तो 120 महीने होंगे। तो आपके पास कितने आधार वर्ष हैं, तो उन वर्षों को आप जानेंगे तो फिर आप सौर महीनों को जान लेंगे, और सौर महीनों को जब आप जानेंगे तब आप आते हैं आपके जो अब तक का मतलब है जिस दिन आप अहर गणित कर रहे हैं, अहर गणना की गणित कर रहे हैं, उस दिन तक आपके उस संवत उस वर्ष के गत मास कितने हो चुके हैं। क्योंकि जो संवत गणना आप लेते हैं वो हमेशा गत संवत होती है, और गत संवत के मासों को आप 12 से गुणा करके प्राप्त कर लेंगे। तब उस गणना में जो मास आते हैं उनमें आपको अब आपकी गणना की सिद्धि तक के जो गत मास हैं वर्तमान संवत के, वो और जोड़ देंगे आप। अभी मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूं, फिर हम आपको गणित से समझाएंगे। तो अब आपके पास कुल सौर मास हो जाएंगे। जब आपके पास कुल सौर मास होंगे तब आप ये जानेंगे कि इन सौर मासों में 6 मास कितने होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 32 महीनों में एक महीना 6 मास हो जाता है।
तो आपके पास कितने ऑन हैंड, आपके पास कितने सौर मास हैं? तो उसको जानने के लिए आपको सूर्य सिद्धांत में दिया है कि कुल महायुग में आपके 5,18,40,000 सौर मास होते हैं एक महायुग में। 5,18,40,000 सौर मास होते हैं, और उसके उनमें जो अधिमास होते हैं तो वो होते हैं 15,93,336। अब ये जो है पहली गणित का सूत्र आपको प्राप्त हो गया है। त्रैराशिक गणना से आप निकाल लेंगे कि 5,18,84,40,000 सौर मासों में 15,93,336 सौर मास अधिमास होते हैं। तो अब आपके पास जो अर्गण सिद्धि आप कर रहे होंगे ना, तो उस गणना की तिथि तक आपके पास कितने सौर मास हैं, तो उतने सौर मासों में कितने 6 मास होंगे, ये है विषय। और जब आपको वो 6 मास प्राप्त हो जाएंगे तो वो आप उपलब्ध सौर मासों में जोड़ देंगे। तो ये अब आपके पास में कुल चांद्र मासों की तिथि स्थिति आ जाएगी। जब आपको चांद्र मासों की तिथियां मिल जाएंगी तो फिर आप उनको तिथियों में प्राप्त करने के लिए 30 से गुणा कर देंगे। अभी आपका पिछला पार्ट रिवीजन हो रहा है साथ ही साथ में, और आप समझते जा रहे हैं कि अब आपके पास सौर मास उपलब्ध हो गए, तो चांद्र मास उपलब्ध हो गए, तो 6 मास जोड़ने के बाद तो आपको उनकी कुल तिथियों को पता करना है। और कुल तिथियां प्राप्त करने के लिए सिंपल सी बात है कि एक चांद्र मास में 30 तिथियां होती हैं, तो 30 से गुणा कर दिया। अब आपको तिथियों का पता हो गया। जब तिथियों का आपको पता हो गया तो फिर एक नई बात पैदा होती है, और वो नई बात ये है कि आपको इन तिथियों में से उन तिथियों को निकालना होता है जो 6 तिथियां हैं, जो गली हुई तिथियां हैं, जो लुप्त तिथियां हैं, जिनकी गिनती नहीं हो पाई है, वो तिथियां वो कौन सी हैं। तो उन तिथियों को जानने के लिए भी आपको ये पता करना होता है कि कुल चांद जो सौर मास होते हैं महायुग के, उन महायुगीय सौर मासों में जो है आपको 15,93,336 अधिमास होते हैं। 15,93,336 अधिमास होते हैं। तो अब वो अधिमास जब आप प्राप्त करेंगे तो उसका त्रैराशिक गुणा त्रैराशिक सूत्र से आप 6 तिथियों की गणित करेंगे। और जब की गणित आप कर लेंगे तो हाँ, 6 तिथियों के लिए जो है मैं थोड़ा इसमें थोड़ा अंतर हो गया। तो 6 तिथियां जो हैं वो ये नहीं है, वो तो 6 मास का मैंने आपको बता दिया। 6 तिथियां हैं एक युग में, इसे आप ठीक से सुन लीजिए। 1,60,30,80,000 चांद्र तिथियों में 2,50,82,252 6 तिथियां होती हैं। यह है वो सही बात। तो इतने चांद्र तिथियों में इतनी 6 तिथियां होती हैं। तो अब आपके पास कुल तिथियां कितनी हैं जो आयरगण आप गणित कर रहे हैं, तो उसमें से कितनी तिथियां 6 तिथियां बनी।
अब आप 6 तिथियों को प्राप्त कर लेंगे। जब 6 तिथियां आपके संज्ञान में आ चुकी होंगी, तो जो आपकी चांद्र तिथियां पहले बनी थी, उन तिथियों में से इन तिथियों को ऋण कर देंगे, और ऋण करने के बाद में जो बचेगा वो आपका अहर्गण होगा। अब अगर इस सिद्धांत को आप सृष्ट्यादि गणना से जोड़कर करेंगे तो सृष्ट्यादि अहर्गण प्राप्त होंगे। अगर आप कलियुग से जोड़ करके करेंगे तो कलि अहर्गण प्राप्त हो जाएंगे। ये हुई बात। अब हम आज आपको कलि अहर्गण पे ला रहे हैं, क्योंकि पिछली बार में हमने आपको सृष्ट्यादि गणना के अहर्गण गणित करके स्पष्ट किए हैं। आज हम कल्याहर्गण, कलि अहर्गण को कल्याहर्गण भी बोलते हैं, यण संधि हो जाती है ल आधा और या कल्याहर्गण। तो ये किस तरह से होता है, आइए इस विषय को समझते हैं। जिनको अपने पास नोट करना हो वो नोट भी करते रहें, और बाकी ये डिस्प्ले पे आ रहा है, इसे भी देख सकते हैं आप। यहाँ ये विभू सारा सब कुछ स्पष्ट दिखा रहे हैं। तो हमारे कलियुग के बीते हुए वर्ष अब तक कितने हो गए हैं, ये आपने कल पिछले पाठ में भी पढ़ा है। और वैसे भी आपको पता है, पंचांग के पृष्ठ 12 पर हमने जो सृष्टि संबत गणना दी है, उसमें भी हमने स्पष्ट किया हुआ है कि हमारे कितने कलयुग के अब तक के वर्ष बीत चुके हैं। गत वर्ष कलयुग के कितने हैं ये आपको उसमें स्पष्ट है। वो संख्या है 5123। तो आज तक कलयुग को जो बीते हुए 5100 यानी 5123 वर्ष बीत चुके हैं। 5123। अब ये मुख्य बात है आपके लिए कलि अहर्गण को सिद्ध करने की। यहीं से आप आगे बढ़ेंगे। इनके सौर वर्ष हैं ये, इनके सौर मास बनाएंगे, वर्तमान तक जितने बीत गए वो मास जोड़ देंगे, फिर आप इनके 6 मास निकालेंगे, 6 मासों को सौर मासों में जोड़ देंगे, सौर मासों से फिर आप तिथियां निकालेंगे, तिथि निकालने के बाद जितनी तिथि आपकी वर्तमान में हुई है वो तिथि जोड़ देंगे, सारी तिथियों को एक जगह करके फिर आप उनमें से 6 तिथि निकालेंगे, और 6 तिथियों को निकालने के बाद कुल तिथियों में से 6 तिथि को घटा देंगे, आपका जो है कल्याहर्गण आ गया। स्पष्ट है? बहुत सुंदर। तो अब आप आगे बढ़िए। गत वर्ष हो गए 5123। 5123 इसको सौर मासों में बदलना है। 12 से गुणा कर दीजिए। 12 से गुणा करा तो सौर मास आए 61,476। अच्छा, ये हम किस दिन का निकाल रहे हैं? ये पिछला वाला ही है जो हमने 17 जुलाई 2022 का लिया था। ये मैं आपको बताना थोड़ा रह गया कि ये पिछली बार हमने जो अहर्गण आपको गणित करवाए हैं उसी का शेष भाग है। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं जिसकी, वो उसी का शेष भाग है। तो वो थे 17 जुलाई 2022 का। जिन जिन लोगों के पास अपने पंचांग है वो अपना पंचांग भी अपने पास, और वैसे ये आपको डिस्प्ले में भी मिल रहा है पंचांग। तो ये 17 जुलाई 2022 को श्रावण कृष्ण चतुर्थी के अहर्गण निकाल रहे हैं। कौन से संदर्भ से निकाल रहे हैं? कल्यादि अहर्गण के हिसाब से निकाल रहे हैं, कलयुग के हिसाब से। कलयुग कौन सा? जिसके 5123 वर्ष बीत चुके हैं। 5123 को 12 से गुणा करा तो हमारे पास आए 61,476 सौर मास। अब अगला काम क्या है? आपको याद आ रहा होगा। अगला काम है कि हमारे जिस दिन हम अहर्गण निकाल रहे हैं वहां तक हमारे मास बीत कितने गए हैं। तो वो बीत गए हैं, वो सौर मास निकालिए कितने बीत गए हैं। श्रावण चल रहा है
तो आषाढ़ तक बीत गए हैं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ 4 महीने बीत गए आपके। तो जो 5123 वर्ष के 12 से गुणा करके गत महीने निकले हैं, उनमें इन 4 को और जोड़ दीजिए, तो आपके उस तिथि तक, अहरगण निकालने की तिथि तक के सारे सौर मास स्पष्ट हो गए। तो वो 4 जोड़े, अब आपने 61,476 में 4 महीने जोड़े, तो ये 61,480 आ गए। ठीक है, अपने पास भी जिनको नोट करना हो वो साथ साथ नोट भी करते चले जाएं और समझते भी रहें, क्योंकि ये सारी चीज आपको जब आप स्वयं इसका अभ्यास करने बैठेंगे तो तब आपको लगेगा कि कहीं कहीं पर आपको कोई विस्मरण भी हो रहा है, तो उस वक्त ये सब लिखा हुआ ये सब आप देख करके और सही स्थिति में आ सकते हैं। अब अगला काम क्या है, आपने सौर मास पता कर लिए, अब अगला काम है 6 मासों की जानकारी प्राप्त करना। सौर मास प्राप्त करना, 6 मास प्राप्त करना, 6 मासों को प्राप्त करके सौर मासों में जोड़ देना, जो महीने आए उनकी तिथि बना लेना, तिथि बनाने के बाद 6 तिथियों की जानकारी करना, 6 तिथियों को माइनस कर लेना, फिर जो है अरगण आ गया। आइए, तो अब ये जो 61,480 सौर मास हैं, इनके में कितने 6 मास होंगे, तो इनका आधार क्या है, आधार है कि महायुग। महायुग को हमने पहले भी आपको समझाया हुआ है, चतुर्युगी को ही महायुग बोलते हैं। चतुर्युगी का मतलब जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग शामिल हो, उन चारों युगों के समुच्चय को, चारों युगों के समुच्चय को, संगठन को महायुग या चतुर्युगी कहते हैं। और उस चतुर्युगी में जो है वो 51,84,000 सौर मास होते हैं, और उन सौर मासों में जो है वो 15,93,336 6 मास होते हैं। अब त्रैराशिक से लगा तो ये हिसाब आपको यहां दे दिया गया है, 61,480। इसको जो करके देखना चाहें अपने कंप्यूटर कैलकुलेटर से वो देख भी लें, हम थोड़ा थोड़ा आपको समय भी देते हैं। 61,480 गुणा गया 15,93,336 और इसको भाग दिया महायुग के कुल सौर मासों से, और वो है 51,84,000। तो इससे जो आपको सार संख्या माने हल संख्या, जो हल निकलता है, समाधान निकलता है, वो है 1,889 या 1,889। 89 भी बोलते हैं, 89 भी बोलते हैं। मैं दोनों इसलिए बोल रहा हूं, आप में से भी कई लोग 89 भी बोलते होंगे और 89 भी बोलते होंगे। तो 6 मास आए 1,889। अब इन 6 समासों को कुछ बोला, इनको आप 61,480 को 18,8,9 इनको जोड़ दीजिए, तो ये आपके पास कुल जो चांद्र मास बने वो बने 63,369, 63,369। ये आपके पास चांद्र मास हो गए। अब इसके बाद अगला कदम क्या है, अब अगला कदम है इसको तिथियों में जानना। तो तिथि में जानने के लिए आप इसको सीधे सीधे 30 से गुणा कर दीजिए। आपने 30 से गुणा किया किसको, 63,369 को, 69 को,
आप 30 से गुणा किया तो आपके पास आया 19,01,070। 19,01,070 ये आपके पास कुल तिथियां आई। बहुत अच्छा। अब जिस तिथि में आप ये आहरगण निकाल रहे हैं उस तिथि तक कितनी तिथियां बीत चुकी हैं, वो आपकी होंगी गत तिथियां। वो आपकी गत तिथियां होंगी। तो गत तिथियां कितनी हैं, हम निकाल रहे हैं श्रावण कृष्ण चतुर्थी की के अर्गण। तो गत तिथि हुई तृतीया, तो एक पूरा शुक्ल पक्ष 15 तिथि और 3 तिथि ये कृष्ण पक्ष की। इस प्रकार से आपके पास 18 तिथियां गत तिथियां आई। इन गत तिथियों को आप जो आपको तिथियां चांद्र तिथियां कुल प्राप्त हुई हैं उनमें योग कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपको कुल तिथियां प्राप्त हो जाएंगी। तो अब आपने जो 19,01,070 तिथियां आई थी उसमें आपने 18 गत तिथियां जोड़ दी। जब 18 गत तिथियां जोड़ी तो हासिल आया, उपलब्धि हुई 19,01,088। 19,01,088 तिथियां मिली। बहुत सही। अब आपके पास अंतिम चरण आया कि आपने अब ये जानना है कि इन ये 19,01,088 तिथियों में कितनी 6 तिथियां हैं, बल्कि ये 1,000 नहीं है, 10,000 है। 10,088 तिथियों में कितनी तिथियां, कितने जो हैं वो अधिमास हैं। अधिमास माने 6 मास कितने हैं, तो वो नहीं नहीं नहीं, ये तिथियां 6 तिथियां हैं, 6 तिथियां। हाँ करेक्ट है, 6 तिथियां। ये 6 तिथियां, तिथियों का समय प्रकरण चल रहा है, तो तिथियों में अब 6 तिथियां कितनी हुई ये निकालेंगे। तो इसके लिए वही जो आपको सूर्य सिद्धांत में महायुग में कुल तिथियों में कुल तिथियां कितनी 6 हैं वो सूत्र दिया है, उसी के आधार पर आप जो है अब 6 तिथियों को निकालेंगे। तो देखिए 6 तिथियां आपके पास कुल तिथियां हैं 19,10,088 और इसको गुणा किया 2,50,82,252 से। हाँ, ये 2,50,82,252 से, और उसको भाग दिया 1,60,30,80,80 तिथियों से, क्योंकि ये एक महायुग की तिथियां हैं और महायुग की तिथियों में 6 तिथियां कितनी हुई, वो 2,50,82,252 तिथियां हैं। तो त्रैराशिक गणित हो गई और आपको जो मिला वो ये मिला कि 29,746 ये आपको 6 तिथियां प्राप्त हुई। आपको 6 तिथियां प्राप्त हुई 29,746। अब कुल मिलाकर के आपका ये अंतिम निष्कर्ष आने वाला है कि आपके पास जो तिथियां थी उन तिथियों में वो तिथियां जो 6 हो गई, नगण्य हो गई, जो लुप्त हो गई, उन लुप्तों को हटा दीजिए, यानी उनको माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो आपके पास बचता है 18,71,342। 18,71,342
71,342। और ये ही चीज हमने आपको जो पिछली बार की गणित में दिया था उसमें ये लिया है। कल अहरगण ये 18,71,342 हुए। ठीक है। अब इससे आपको मैं पूरी तौर से मान सकता हूं कि आपको अहरगण गणना करने का जो जो तरीका है, अहरगण गणना करने का जो 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 सिद्धि है वो आपको हासिल हो जाएगी। थोड़ी बहुत अगर रह भी जाएगी तो वो आप अभ्यास करेंगे उसमें बहुत ही स्पष्ट हो जाएगी। और कदाचित कभी किसी को कहीं पर बात समझ नहीं आ पाई या कोई हमारे समझाने में रह गई तो वो हमको अपने संदेश द्वारा भी पूछ सकते हैं। उनको हम प्रयास करेंगे अपनी बात को फिर से स्पष्ट करने की। लेकिन ये अहरगण की बात यहां पर पूरी हुई। अब हम आ रहे हैं आज की जानकारी का पहला बिंदु। पहला बिंदु ये है कि आप इस समय, अब संवत्सर बोलते हैं ना आप ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, तो वो परार्धे आपको बता दिया सूर्य सिद्धांत के श्लोक से। ब्रह्मा की आयु का 51वां वर्ष, द्वितीय परार्धे वैवस्वत मन्वंतरे, ये कालगणना में आपको पिछली बार बताया है। 6 मनु बीत चुके हैं, 7वां ये वैवस्वत मन्वंतर है। तो वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे, यानी 27 पूरे चतुर्युग बीत चुके हैं। 28वां कलयुगे, कलयुगे प्रथम चरणे, अभी 5123 वर्ष हो गए हैं। 1,08,000 वर्ष का प्रथम चरण होता है, तो ये प्रथम चरणे। ये आप संकल्प पाठ को भी समझते जा रहे हैं इसके साथ साथ। तो कलयुगे कलि प्रथम चरणे, और उसकी पूरी संख्या दी आपको, एक वृंद सप्तनवति कोटे को न त्रिंशल लक्ष्य को न 50 द्विसहस्त्र चतुर्विंशति अधिक द्विसहस्त्रतमे सृष्ट्यब्दे। इसी तरह से आपने ये पूरी गणित समझी। अब सवाल ये है कि आपने आगे चल करके फिर एक खास बात कही। क्या बात कही? 9,77 द्विसहस्त्रतमे वैक्रमाब्दे नल नाम संवत्सरे। ये नल नाम संवत्सरे कहां से आया? तो ये वो है, देखिए जो बृहस्पति के भगण हैं इनके आधार पर ये बारहस्पत वर्ष, बारहस्पत वर्ष माने बृहस्पति का वर्ष, बृहस्पति के गणना के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा है उसको उच्चारण करने का हमारा ये सांस्कृतिक उद्देश्य है। और इस तरह से आप इस विषय को यूं भी समझ सकते हैं कि हमारी जो काल गणना है ना ये बहुत ही पुष्ट और बड़ी हमारे पूरे खगोलिकी के आधार पर निर्धारित है। ये ऐसी एक प्रकार से जोड़ तोड़ की नहीं है। तो नल नाम संवत्सरे, अब तब आप बोलते हैं श्री सूर्य दक्षिणायणे मासानाम मासोतमे नवस्य मासांतर्गते श्रावण कृष्ण एकादश्याम तिथौ, ऐसा बोलते जाते हैं। तो ये जो आपने नल नाम संवत्सरे, ये संवत्सर हर वर्ष परिवर्तित होता है और इसको गणित करने का आधार है, गणित करने का नियम है। आप चूंकि ज्योतिष को सीखने जा रहे हैं, ज्योतिष पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप संवत्सर गणना को भी समझें। जैसे आपने संवत्सर सृष्टि आदि गणना सीखी, जैसे आपने कल्यादि अहरगण गणित सीखी, तो आपको संवत्सर गणना भी आना चाहिए। इसके लिए हमने इस वर्ष के पंचांग में एक लेख भी प्रकाशित कर रखा है, वो आप देख लिए होंगे या देखेंगे संवत गणना का। तो यहां हम आपको ये बृहस्पति के आधार पर नल नाम संवत्सर कैसे आया या संवत्सर की गणना कैसे होती है, इस एक तथ्य को स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, अब आपने लिया कलि अहरगण गणित कर लिया आपने, कलयुग में आप हैं, कलयुग में आप जानना चाह रहे हैं कि बृहस्पति का कौन सा भगण कितना चल रहा है क्रम। तो इसका नियम है, सबसे पहले आपको बृहस्पति के गत भगणों को जानना है। बृहस्पति के गत भगणों को जानने का जो तरीका है वो है कल्य अहरगण। देखिए फिर अहरगण की बात आ गई,
मैंने आपको ये हम 4-5 बार पहले भी बोल चुके हैं कि अहरगण से ही ग्रहों की स्थिति स्पष्ट होती है, इसलिए अहरगण गणना बहुत जरूरी है। तभी आपको ग्रह गणित, आप सूर्य निकालेंगे तो अहरगण से निकलेगा, चंद्र निकालेंगे तो अहरगण से निकलेगा, तिथि निकालेंगे तो अहरगण से निकलेगा, वो सब अभी आप देखने वाले हैं। सूर्य और चंद्र का प्रकरण हम आज कर रहे हैं, और ये बृहस्पति भी आ रहा है सामने। तो बृहस्पति के जो गत भगण है उसको हमने कली अहरगण के माध्यम से निकाला, और हमारे पास जो सूत्र उपलब्ध है वो ये है कि एक युगिम के जो युग में, महायुग में बृहस्पति के महायुगीय भगण कितने होते हैं, तो वो हमको दिया हुआ है 36, ये है 3,64,220 भगण होते हैं बृहस्पति के। तो उसके आधार पर अब आप गणित करिए गत भगण। हाँ हाँ, ये आ गया ऊपर, हाँ दिया जा रहा आपको, बहुत अच्छा। बृहस्पति के गत भगण बराबर 18,71,342, 18,71,342 गुणा गया बृहस्पति के महायुगीय भगण, और वो कितने हैं आपको 36,42,220, 36,42,220, और इसे भाग दीजिए 1,57,79,17,888 से। ये भाग दिया तो आपको बृहस्पति के गत भगण इसमें 431 मिल गए हैं। यानी अब तक बृहस्पति के 431 जो राउंड हैं, जो आवृत्ति है, ये पूरी हो चुकी है। तो अब जो सूत्र है वो ये है कि इन गत भगणों से को, सूत्र समझिए, गत भगणों को 12 से गुणा करेंगे, और जो आएगा उसमें वर्तमान भगण की राशि को जोड़ देंगे। अब ये बहुत अच्छा शब्द है, और जानना है कि वर्तमान, वर्तमान माने आपका संवत किस दिन चेंज हुआ, बदला है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आपका बृहस्पति किस राशि में है या था, तो वो जो राशि होगी वो हो गई वर्तमान भगण की राशि। ठीक है, जो आपकी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आपका कब था, वो आपका शायद 3 मार्च में था, 3 मार्च को। तो 3 मार्च को बृहस्पति कौन सी राशि में था, तो 3 मार्च को बृहस्पति की आप राशि जानिए। जब 3 मार्च को, तो 3 मार्च को मिली हमको मीन राशि। मीन राशि का मतलब हुआ 12 का अंक, 12 का अंक हुआ मीन राशि के लिए। तो ये मीन राशि आपका 12 जोड़ दिया, किसमें जोड़ना है, गत भगण, सूत्र है गत भगण गुणा गया 12, इस गुणनफल में प्लस वर्तमान भगण राशि वो है 12, ये आपका आया, और इस सारी गुणना को भाग दिया गया 60। आप कर लीजिए, लिखिए 431 गुणा गया 12, कोष्ट बंद कर दीजिए, फिर प्लस वर्तमान भगण राशि 12, कोष्ट बंद कर दीजिए दूसरा कोष्ट, और प्लस और बटे 60। तो ये आया आपका 0.4, और इस 0.4 को जो 60 संवत्सर होते हैं वो 60 से गुणा कर दीजिए, तो ये आया 24। ये 24 जो है ये आपका संवत्सर आया। इस 24 संवत्सर को, जो संवत्सरों की कुल सूची है उसमें से ये 24वां संवत्सर आपका निकला। तो ये है, ये 24वां संवत्सर देखिए आप, ये सूर्य सिद्धांत में विजय आदि, विजय, जय, मनमथ, दुर्मुख, हेमलंब, विलंब, विकारी, सर्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, ये जो क्रम दिया हुआ है
इनमें 24वां हमको मिलता है नल। इसलिए आप नल नाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायणे माशानाम मासोत्तमे नवस्य मासांतर्गते श्रावण कृष्ण चतुर चतुर एकादश्याम तिथो, आज एकादशी, एकादश्याम तिथो, ऐसा आप बोलते हैं संकल्प पाठ। तो ये जो बृहस्पति संवत्सर है, इसकी गणना का एक तरीका है, और वो कैसे गणित किया जाता है, उसको गणित करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ये सारे तथ्य हमने इस आपको इस वक्तव्य में, एक शिक्षण वक्तव्य में स्पष्ट कर दिए। एक बार एक संक्षिप्त रिवीजन। कल्यादि अहरगण लिया, कल्यादि अहरगण लेकर के बृहस्पति के भगणों से गुणा करा और महायुगीय सावन दिनों से भाग दे दिया। बृहस्पति के अब तक के कुल भगण प्राप्त हो गए। उस भगण राशि में 12 का गुणा किया, जो गुणनफल आया उसमें वर्तमान राशि को जोड़ दिया, जो बृहस्पति की वर्तमान संवत की राशि है उसको, और उस राशि को जोड़ करके जो कुछ योग आया उस योग में 60 का भाग दे दिया। जब 60 का भाग दोगे तो जो आपको लब्धि प्राप्त है वो 0.4 हुई, उसको 60 से गुणा कर दोगे तो आपको 24 की संख्या प्राप्त हुई, यानी कि 24वां संवत्सर इस साल का संवत्सर है। संवत्सर का नाम 24वें संवत्सर के नाम पर है, और वो नाम है नल। ये आपका दूसरा विषय पूरा हुआ। पहला विषय कल्यादि अहरगण की गणित का पूरा हुआ। दूसरा विषय बृहस्पति के संवत्सर की गणित का पूरा हुआ। और अब हम अन्य अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आ रहे हैं। आप लोग, उम्मीद करता हूं कि पूरी गंभीरता से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और मैं भी अपनी तरफ से, मैं खैर ये दावा तो नहीं कर सकता हूं कि मैं एक बहुत अच्छा शिक्षक हूं, या मैं जो जिस ढंग से कह रहा हूं वो बिल्कुल एक परफेक्ट तरीका है और वो आपको ठीक से आ रहा होगा। लेकिन देखिए, अपनी तरफ से मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि अपनी तरफ से मेरी जो कोशिश है वो ये है कि आपकी समझ में बात को ठीक ठीक से लाया जा सके। तो अगला विषय हमारा है सूर्य स्पष्ट। अब फिर अहरगण की उपयोगिता आपको यहां भी दिखेगी। आपको अहरगण से हम सूर्य स्पष्ट कैसे निकालेंगे, और कैसे हम चंद्र स्पष्ट निकालेंगे, और कैसे हम तिथि निकालेंगे। तो ये 3 चीजें हमारा अगला विषय है। बहुत सुंदर। आइए अब निकाल रहे हैं हम सूर्य स्पष्ट। हमने आपको पहले भी 2-3 बार बोल दिया है, ज्योतिष में जब ये भाषा प्रयोग होती है कि सूर्य, सूर्य भोगांश, इनके एक ही अर्थ है, ये जानना कि क्रांति वृत्त में सूर्य कौन से स्थिति में है। अब वो स्थिति माने किस राशि के कितने अंश में उपस्थित है, इसको कहते हैं सूर्य स्पष्ट, या चंद्र स्पष्ट, या मंगल स्पष्ट, या बुध स्पष्ट, गुरु स्पष्ट, ये भाषा है। तो सूर्य स्पष्ट का मतलब है कि जिस अहरगण पर हम, जो अहरगण हमने सिद्ध किया है, इस अहरगण पर सूर्य कहां है। अब चूंकि सूर्य क्रांति वृत्त की स्थिति से देखा जाता है, तो सूर्य को देखना है कि वो कितने कितने अंश पर है, किस राशि में कितने अंश पर है, ये जानना ही सूर्य स्पष्ट हुआ। और फिर इसी तरीके से चंद्र स्पष्ट जानेंगे, और जब चंद्र स्पष्ट से सूर्य स्पष्ट हम दोनों जान लेंगे तो चंद्र स्पष्ट से सूर्य स्पष्ट को घटा देंगे, जो घट करके आएगा उसको हम 12 से भाग दे देंगे, तो हमारी पक्ष और तिथियां स्पष्ट हो जाएंगी। जब पक्ष और तिथियां स्पष्ट हो जाएंगी और वो तिथि हमारे वर्तमान अहरगण की तिथि से टैली हो जाएगी, तो समझ लीजिए कि हमारी गणित यथार्थ थी, सही है, काल गणना सही है। तो आइए, सूर्य स्पष्ट के लिए अहरगण वही तरीका है जो अभी आपने बृहस्पति, अहरगण गुणा गया युग भगण बटे 52 दिन युग के, तरीका यही है। किसी भी ग्रह,
चंद्र के लिए भी यही लेंगे, चंद्र के जो अहरगण गुणा गए युग भगण बटे युग के सावन दिन, सबका तरीका यही है। तो अब हम सूर्य स्पष्ट के लेते हैं, तो सूर्य स्पष्ट का अहरगण कितना है वो देखिए आप, वो है 71, 400, 714, 404, 167, 969। ये सूर्य के ये अहरगण है सृष्टि के। 714 इसको अगर हम संख्या वाचन करें, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 7 खरब 14 अरब 40 करोड़ 41 लाख 67,969 दिन। ये है, ये हुआ अहरगण। इस अहरगण को युग भगण, अब सूर्य के युग भगण कितने होते हैं, ये विषय सबको हमेशा याद रहना चाहिए। युग सूर्य, बुध और शुक्र के भगण जो हैं ये 43,20,000 जो महायुग की वर्ष संख्या है वो ही सूर्य के भगण होते हैं, और वो है 43,20,000। तो गुणा गया 43,20,000। अच्छा, यहां पर आप कलयुग के भगण भी ले सकते हैं। ये जो हमने 81 जो 18,71,342 लिया था, ये भी ले सकते हैं आप, तो भी आपको उत्तर मिलेगा। तो आइए, आपने ये अहरगण लिया, पुनः युग भगण, अब इसको सावन दिन के युग से गुणा कर दीजिए, तो ये है 15,77,91,हजार, नहीं ज्यादा संख्या, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1,57,79,6828 ये संख्या है। इस संख्या से भाग दिया तो आपके पास देखो कितना आया। ये आया 51,23,332,34,123। अब इस शेष को आप 360 से गुणा कर दीजिए, 360 से गुणा कर दीजिए, तो ये आया आपका 119 अंश 38 कला 34 विकला। 119 अंश 38 कला और 34 विकला, ये आया। ये सूर्य की स्थिति आ गई, या सूर्य स्पष्ट आ गया, या सूर्य का भोगांश आ गया। 119 अंश। अब इसको राशि के रूप में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, देखिए ये 30-30 अंश की राशि हुई, और 30 चको 120, 4 पूरी नहीं हुई, अभी 3 राशि और 29 अंश हुआ। ही साइड से दाब दो ना, हम देखेंगे। 3 राशि 29 अंश 38 कला 34.23 विकला, ये सूर्य की स्थिति स्पष्ट हो गई। अब अगला विषय हमारे पास है चंद्रमा की स्थिति को जानना, चंद्र स्पष्ट को जानना। चंद्र स्पष्ट को जानने के लिए, जैसे सूर्य स्पष्ट के लिए आपने सूर्य के जो अहरगण के लेकर के सूर्य के भगण लिए, ऐसे ही बस इतना ही अंतर है, यहां आप अहरगण वही लेंगे और युग भगण की जगह आप यहां चंद्रमा के भगण लेंगे, बस इतना अंतर है। जिस भी ग्रह को स्पष्ट करेंगे उस ही ग्रह के भगण लेंगे, अहरगण वही रहेंगे। तो अब आप इसे करिए, आगे बढ़िए। अहरगण आपने लिए 725, 760, नहीं 714, 404, 167, 969, वही संख्या जो पहली संख्या है, अहरगण वही है। अब चंद्रमा के जो भगण हैं वो बदल जाएंगे, वो आए आपके
आए आपके ये 5,77,53,336। तो थोड़ी देर के लिए आप समय ले लीजिए, अपने कैलकुलेटर से भी देख, जो लोग देखना चाह रहे हैं वो देख लीजिएगा। और हमने तो यहां देख के रखी हुई है गणित। तो ये जो है ठीक है, कितना आया निकाला? ये आया आपका 64,49,2.94778। और इसमें जो शेष आया आपका वो आया, क्योंकि ये जो ना इतने इतने भगण पूरे, ये पूरे बन चुके हैं वृत्त आपके, तो जो शेष है उसी को गुणा करना होता है। वो आपके पास शेष राशि आई 3.94778। ये शेष राशि बनी। चंद्रमा की जो स्थिति है वो इसमें दिखेगी। वो जो पूरे वृत्त हैं वो हटा दीजिए, केवल 0.947718, और इसको स्पष्ट जानने के लिए इसे 360 से गुणा कर दीजिए। इसको 360 से गुणा करा तो हमारे को प्राप्त हुए 341 अंश 10 कला और 42 ये 42.86 विकला। तो चंद्रमा की जो स्थिति है ये आपको प्राप्त हुई 341 अंश। 341 अंश का क्या मतलब हुआ? कुंभ राशि, देखिए 30 से भाग दीजिए, 11 3 33, 330 अंश तक कुंभ राशि होती है। तो ये जो कुंभ राशि बीत गई है और जो वर्तमान चल रही है ये मीन राशि हुई। तो ये आपका होगा 10 नहीं 11। 11 राशि बीतने के बाद इसे 11 करिए। हाँ ठीक। तो 341 अंश 10 कला, यानी 30 से भाग दिया, 11 3 33, 330 अंश तक कुंभ राशि होती है। ये 330 से फिर आगे है। तो ये मीन राशि के 11 अंश 10 कला और 10 विकला इत्यादि जो भी आ रहा सामने, ये है चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा के भगण लिए, अहर गणों से गुणा किया, युग के सावन दिनों से, जिनकी मैंने आज वो सूर्य सिद्धांत का जो एक अंश जो पिछली बार आपने दर्शाया था, इसमें वो इबारत में लिख के भी भेजा हुआ है, उसको दिखाना चाहिए आगे सबको, उनके रहेगा वो चीज सामने लाइए। ये चीज सारे लोग ध्यान रखें इसका। और यहां से आपको ये मिलता है एक महायुग में कितने भगण, कितने सावन दिन, कितने चांद्र दिन, कितने अधिमास, कितनी 6 तिथियां, और ये सूर्य के भगण और बृहस्पति के भगण कितने, शुक्र के भगण कितने, ये स्थिति यहाँ जो है
इसको भी आप संज्ञान में रखिए। ये सारी चीजें अपने संज्ञान में रखिए। आइए अब इसके बाद जो चंद्रमा, वहीं आ जाइए। चंद्र स्पष्ट जो दिखाया था, ये चंद्र स्पष्ट हुआ। तो आपने देखा कि अहरगण के माध्यम से आपने सूर्य स्पष्ट निकाल लिया, अहरगण के माध्यम से आपने चंद्र स्पष्ट निकाल लिया। अब अगला जो क्रम है आपको जानने का, वो है, अब आप जानिए कि ये तिथि कैसे जानेंगे। तो इन दोनों को एक जगह लिख लीजिए। चंद्र स्पष्ट लिखिए और उसके नीचे सूर्य स्पष्ट लिखिए। चंद्र स्पष्ट और फिर सूर्य स्पष्ट। चंद्र स्पष्ट और उसके नीचे सूर्य स्पष्ट। 341:10 इसके नीचे बस केवल अंश तक ही लिखिएगा। और इसके नीचे आया आपका 118, 341:10, बस इतना ही पर्याप्त रहेगा। सूर्य आया 118, 119, 119 और 38। ये हुआ आपके दोनों ग्रहों का स्पष्टीकरण। अब हमको जानना है तिथि। तो तिथि का ज्ञान जो है वो होता है, चंद्र स्पष्ट में से सूर्य स्पष्ट को घटा देंगे तो तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है। इसे घटा लीजिए। अब ये घटाया, 70 में से 38 गया 32। अब यहां रहा 10 में 9 1 और 3 में 1 2, 3 में 1 2, 221, 221 अंश 32 कला। अब इसमें 12 का भाग दीजिए। 12 एकम 12, 10 1, 12 × 96, 12 × 96 और 5 और इसको 60 से गुणा, 300, 300 इसमें 32 जोड़ दिया, 332 इसमें 12 का भाग दिया, 12 12 दूनी 24, 9 और 2 और 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। ये आया आपका 18.4611। अब देखिए, बहुत बारीकी से नोट करिए इन तथ्यों को। आपका ये 18 तिथियां बता रहा है सूर्य स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट के आधार पर जो आपने तिथि गणना की है। वो 18 तिथि का मतलब हुआ कि ये कृष्ण पक्ष की तिथि है, क्योंकि 15 तिथियों तक शुक्ल पक्ष, ये हुआ 15 तिथि। तो ये जो है 18 तिथि यानी कि तृतीया है, बीत गई। और वर्तमान में क्या चल रही है? चतुर्थी। और हमने ये कौन सी तिथि का निकाला था? हमने निकाला था 17 जुलाई का। अहरगण हमने जो निकाले ये 17 जुलाई को है, और 17 जुलाई को क्या थी? चतुर्थी थी। ये जो 17 जुलाई है, ये 17 जुलाई में आप दिखाएंगे यहां, तो ये 17 जुलाई श्रावण कृष्ण चतुर्थी के हमने अहरगण निकाले थे। और उन अहरगणों के आधार पर ये सिद्ध हुआ कि उस दिन चतुर्थी तिथि थी कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष की। इसी तरह से अगर आप जो अहरगणों में आप 12 का भाग देंगे तो आपको मास गणना भी स्पष्ट हो जाएगी। और आप देखेंगे कि उसमें चौथा महीना आया है, चौथी राशि, चौथी राशि। ये बात पहले स्पष्ट हो गई ना आप लोगों को? ये बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि हमको अहरगणों के आधार पर चंद्र स्पष्ट और सूर्य स्पष्ट जानकारी हो गई है।
और इनके आधार पर हमें तिथि की जानकारी हो गई है, और तिथि की जानकारी के साथ साथ हमें पक्ष की भी जानकारी हो गई है। अब एक चीज और जानने की है कि ये महीना कौन सा है। तो आप देखेंगे कि ये महीना है, जब आप इसमें 12 का भाग देंगे संवत गणना में, तो शेष आता है 4। 4 शेष आने का मतलब है मेषार्क अगर एक शेष आए तो, 2 शेष आए तो वृषभार्क, 3 शेष आए तो मिथुनार्क, और 4 शेष आया है तो ये हुआ कर्कार्क। तो हमारा कर्कार्क भी आ गया, और कृष्ण पक्ष भी आ गया, और तिथि भी आ गई। इस प्रकार से हमारा जो अहरगण गणना का एक उद्देश्य होता है, वो जो है हमको अहरगण और गणना जो है वो स्पष्ट कर चुके हैं। ये तिथियां और ये मास गणना हमारी स्पष्ट हो गई है। ठीक है, और इसके साथ ही ये जो मास स्थिति और तिथि तिथि है, इसके साथ ही जो आज की शिक्षा का मुख्य पाठ था वो पूरा हो चुका है। और हम जो है इसके बाद अब अगला क्रम है हमारे पास पलभा का, और पलभा के बाद जो है लंकोदय और शोदय का। तो आइए अब हम विषय लेते हैं पलभा। ये जो पलभा होती है, ये लग्न गणना के लिए मुझे जरा किसी व्यक्ति का एक कॉल में मैं इनको तो पलभा, पलभा पल की भा, जो संपात तिथि में 12 अंगुल छड़ की जो छाया माप बनता है उसको पलभा कहते हैं। संपात तिथि के दिन, संपात तिथि कौन सी होती है? जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, यानी जिस दिन सूर्य शून्य अंश, मैं चाहूंगा कि ये जो मैं 3 चीजें गिन रहा हूं इनको आप ऐसे ही याद रखें तो बहुत अच्छा होगा। सूर्य शून्य अंश, शून्य क्रांति और शून्य विषुवांश पर होता है। क्योंकि ये चीज आपको आगे एक गणितीय व्याख्या देने समझने में बहुत काम आएगी। सूर्य का उस दिन शून्य अंश होता है, यानी क्रांति वृत्त पर ये प्रारंभ है। शून्य का क्रांति वृत्तीय आरंभ है। और इसके साथ जो शून्य सर है, ये शून्य सर तो सूर्य का हमेशा ही होता है। शून्य सर पर हाँ 4 शून्य इकट्ठे हो गए, सूर्य शून्य अंश हो गया, भोगांश, अंश की जगह हम भोगांश लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। और शून्य विषुवांश, शून्य क्रांति और शून्य सर, ये संपात तिथि के अंदर होते हैं। और एक बात थोड़ी सी विषय की, लेकिन वर्तमान टॉपिक से हटकर है विषय की, और बहुत ही जरूरी बात है जानने की, वो ये है कि पंचांगों की वर्तमान त्रुटि का मुख्य कारण ये है कि हमारे जो वर्तमान प्रचलित पंचांग हैं वो ऋतु विभाजन चक्र का ध्यान नहीं रख रहे हैं।
और ऋतु विभाजन का जो ध्यान रखा जाता है वो रखा जाता है ये संपात और अयन बिंदुओं के तालमेल से। जिस दिन संपात होगा उस दिन माधव मास का शुरुआत होना चाहिए। जिस दिन शरद ऋतु का संपात होगा उस दिन ऊर्ज मास का शुरू होना चाहिए। जिस दिन उत्तरायण होगा उस दिन माघ मास की शुरुआत होनी चाहिए। जिस दिन दक्षिणायन होगा उस दिन श्रावण मास का शुरू होना चाहिए। अब जैसे देखिए वर्तमान में श्रावण मास दक्षिणायन तिथि 21 जून, तो 22 की तारीख से श्रावण शुरू हो गया है। आज आप श्रावण में नहीं, आज आप सौर भाद्र में हैं। और आप देख रहे हैं कि आज की जो कृष्ण चतुर्थी है वो एकादशी है। इस एकादशी में जो है वो श्रावण कृष्ण एकादशी भाद्र मास की नभस्य मास की 2 गते हो चुकी है, यानी 2 दिन सूर्य भाद्र मास में भाद्रपद में बढ़ चुका है। तो मैंने थोड़ी सी आपको जो एक आवश्यक बात कहने की का लिए समय लिया था वो ये कि ये जो संपात हैं और जो अयन है ये ही है हमारे सबसे मास्टर गाइड पंचांग के। और इसे ये वेदानुकूल है, वेद में इसका मार्गदर्शन है। और इसको हम वर्तमान में नकार रहे हैं, इसलिए हमारे पंचांग आज ऋतुओं से हटकर चल रहे हैं और ये ऋतु विचलन बनता ही चला जा रहा है। अब अंतिम बात इसमें आपको जो जान लेनी है वो ये है कि ये विचलन प्रति 71 वर्ष में 1 दिन के हिसाब से आगे आगे चल रहा है। आपने देखा कि मुंजाल के टाइम, मुंजाल आचार्य मुंजाल जिन्होंने जो अयनांश की गणित का दृष्टिकोण एक स्पष्ट किया था लोगों के सामने, उनके टाइम में मकर संक्रांति कहाँ हो रही थी। और तो और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो अभी 1893 में मकर संक्रांति के दिन हुआ था तो 12 जनवरी को हुआ था। और अब जो है 12 जनवरी के बाद मकर संक्रांति 13 पे गई, फिर 14 पे गई, अब ये 15 पे जाने वाली है। कुछ दिनों के बाद स्पष्ट रूप से 15 पे चली जाएगी, फिर 16 पे, 17 पे, 18 पे। और अगर ये स्थिति हमारे पंचांगकारों ने नहीं सुधारी तो आप देखेंगे कि मकर संक्रांति फरवरी में भी आ रही है, फिर आगे आगे पीढ़ियों दर पीढ़ियों के बाद में जो है ये मकर संक्रांति एक वक्त ऐसा आएगा जब जून में मनाई जा रही होगी। तो इसीलिए हमको इस बात की चिंता है और हम चाहते हैं कि लोग ज्योतिष को ठीक से समझें। आप यकीन मानिएगा जिस दिन आप ज्योतिष को ठीक से समझने लग जाएंगे आपको ये तिथि बहुत ही स्पष्ट हो जाएगी कि हमारे पंचांगों की ये ऋतुबद्धता की गलती कितनी बड़ी गलती है। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे शायद कोई जीते न जीते लेकिन मैं जरूर जीत जाऊंगा। ओ अब आइए आप पलभा पर। तो पलभा जो है ये इसको निकालने का एक सूत्र है, पर ये होती है अक्षांश के माध्यम पर। किसी भी स्थान का जो अक्षांश है उसके माध्यम पर ही होती, क्योंकि देखिए चरांतर है यानी लग्न का, ग्रहों का उदय अस्त, ये इसकी ये चरांतर पर आधारित है। ऐसे ही जो राशि मान है वो किस ग्रह, किस अक्षांश पर कौन सा लग्न कितना समय लेगा, ये जो राशिमान है ये राशिमान इस पलभा से निर्धारित होता है। और इस पलभा को गणित करने के लिए हम अक्षांश की हमको जरूरत होती है। अच्छा, अब अक्षांश के 2 रूप हमारे सामने हैं। ये बात मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, आज थोड़ा सा इस तरफ इशारा करना जरूरी है कि जो अक्षांश हम लिए रहे होते हैं, जो एटलस में जो दिए हुए होते हैं, ये होते हैं जियोसेंट्रिक अक्षांश। तो ये अक्षांश को हमको जो है टोपोसेंट्रिक या भूपृष्ठीय करना होता है। और ये लेसन मैं आपको दे चुका हूं पहले, आज सिर्फ पुनर्स्मरण करा रहा हूं।
कि अक्षांश को बल्कि उचित होगा तो इसको जरा दिखा दीजिए कौन सा यहां आज हम यहां के लिए, चलिए मुंबई का लेते हैं, मुंबई का अक्षांश लेते हैं। तो मुंबई का अक्षांश जो है 1858। तो पहले मुंबई के अक्षांश को जो है वो टोपोसेंट्रिक में भूपृष्ठीय में बदल लीजिए, 1858 मुंबई का। और अक्षांश को बदलने का है जो तरीका है वो पहले आप लिखिए 10 1858 10 1858 और फिर जो है आप 10 1858 का जो वैल्यू आएगा उसको आप गुणा करिए 0.9933 0.55 249, इसे गुणा करिए। पहले 10 भूपृष्ठीय 1858 निकाला, जो आया उसको इससे गुणा करा, तो जो वैल्यू आएगी इसे आप फिर 10 में रिवर्स वापस प्राप्त कीजिए, 10 माइनस रिवर्स लीजिए, तो ये वैल्यू आपको आएगी जो मुंबई का आ जाएगा 1850-55। मुंबई का अक्षांश आ जाएगा 1850-55। अठारह पचास पचपन। ठीक, ये आया आपका 18, इसको अंशकला आदि में बदल लीजिए, 50 और 55। 18 अंश 50 कला 55 विकला, ये हुआ मुंबई का भूपृष्ठीय अक्षांश। मुंबई का भूपृष्ठीय अक्षांश, ये थोड़ा सा आपको पुनर्स्मरण कराना जरूरी था, पहले ये विषय अच्छी तरह से लिया जा चुका है। तो अब आपको जो पलभा ज्ञात करनी है वो पलभा आपको 1850-55 अक्षांश से ज्ञात करनी है। 1850-55 इससे ज्ञात करनी है, तो निकालिए। इसका मान होता है 10 अक्षांश यानी पलभा बराबर स्पर्शज्या अक्षांश गुणा गया 12, या 12 पहले लिख लो, एक ही बात हो जाएगी। इसका मान देखिए कितना आ रहा है, मैंने आज कहीं पर निकाल के रखा है, हाँ ये है। इसका मान आएगा 4.096498। फोर पॉइंट 096 4.096498। 512 आ रहा है, 498। चलिए, अब ये आपको पलभा की बेसिक वैल्यू मिली। इसको 3 खंडों में निकालना होता है, गुणा गया 10 गुणा गया 8 गुणा गया 10/3। पलभा गुणा गया 10 पहला चरखंड,
पहला इसे चरखंड बोलते हैं। पलभा गुणा गया 10। अब ये हाँ, इसको 4.096 जो आया 96 और 5 कर दीजिए, बस इतना ही रहने दीजिए। पहला चरखंड पलभा का गुणा गया 5 कर दीजिए, बस इसको 5 कर दीजिए। ठीक, पहला और दूसरा। पहला होता है, लिख भी लीजिए इसको, क्योंकि आगे इनको अभ्यास करने में सबको एक मदद मिलेगी। पहला खंड होता है गुणा गया 10, होता है गुणा गया 8, और तीसरा होता है गुणा गया 10/3। अब ये निकालिए। हाँ, पहला 32.7719, 772 ठीक है, और तीसरा है 13.655। बिल्कुल करेक्ट। ये 3 चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो पलभा को जानने के लिए आपको पहला काम तो अक्षांश का, आपको भूपृष्ठीय अक्षांश ही प्रयोग में लाना है। अब जिस भी जगह के आप हैं, आप अपने स्थान के लिए भूपृष्ठीय अक्षांश एक बार निकाल लेंगे तो वो हमेशा के लिए हो गया, उसको आपको बार बार गणित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्थान पे हैं और वहां पर आपको लग्न मान निकालना है, तो तब आपको फिर उस अक्षांश के लिए भी आपको भूपृष्ठीय अक्षांश जानना होगा। और भूपृष्ठीय अक्षांश जानने के लिए आपको अक्षांश की स्पर्शज्या वैल्यू को 0.99330552249 इससे गुणा करके और फिर उसकी 10 वैल्यू प्राप्त करनी होती है। वो उसका अक्षांश स्पष्ट मान होता है। उससे आपको जो है पलभा निकालनी है। पलभा जो है अक्षांश की स्पर्शज्या का 12 गुणा होता है। अक्षांश की स्पर्शज्या का 12 गुणा, यानी अक्षांश स्पर्शज्या गुणा के 12। जब ये आ जाता है तो इसको 3 खंडों में हमको चरांतर बनाना होता है। इसको चरखंड बोलते हैं। इसको 3 खंडों में चरखंड बनाना होता है। पहला खंड जो पलभा का मान आया उसको हम 10 से गुणा करते हैं, और दूसरे खंड में हम 8 से गुणा करते हैं, और तीसरे खंड में 10/3 से गुणा करते हैं। तो इस तरह से हमको 3 चरखंड प्राप्त हो जाते हैं। ये आपको पलभा का विषय पूरा हुआ। लग्न निकालने के लिए ये पहली सीढ़ी है कि हम पलभा का ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि पलभा से हम निकाल पाते हैं। क्या निकाल पाते हैं? अब आइए, आप अगले जो शब्द हैं वो हैं लंकोदय और शोधय। तो लंकोदय और शोधय मान जो हैं वो आप लंकोदय और शोधय मान, ये देखा गया है कि निरक्ष देश में या जो निरक्ष क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो लग्नों का अंतराल है, अंतराल माने एक लग्न कितनी देर का समय ले रहा है उदय होने से और बीत जाने तक। उदय हुआ से क्रांति चक्र चल रहा है ना, तो लग्न मान लीजिए ये मेष राशि का 0 अंश है, ये 0 अंश इस
पूरब दिशा में उदय हुआ और ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। यहाँ दूसरा हिस्सा आता मेष राशि का, ये ऊपर चला जाएगा, 0 ऊपर आएगा तो 2 अंश, फिर ये और ऊपर गया 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, 6 अंश, ये उदय होते चले जा रहे हैं और मेष लग्न आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब जब यहाँ 30 अंश हो जाएगा तो मेष लग्न पूरा हो गया। अब जो है इसके बाद वृषभ लग्न का 0 अंश आया। तो ये जो मेष लग्न को पूरा बीतने में जो समय लग रहा है, अब यहां तो मैंने मेष लग्न कह दिया, लेकिन राशिमान की परिभाषा में मेष लग्न नहीं है। राशिमान की परिभाषा ये है कि किसी भी लग्न को जो समय उदय होने से अस्त होने तक का लगता है उसको राशिमान कहते हैं। और ये जो राशिमान है ये जब निरक्ष देश के लिए लिया जाता है तो इसको लंकोदयमान कहते हैं। ठीक है, तो ये वहां का लंकोदयमान हुआ। और ये ही राशिमान जब आप अपनी जगह के लिए लेते हैं, मान लीजिए आप इंदौर में हैं, तो इंदौर में लग्न जो है किस हिसाब से समय ले रहा है, तो ये इंदौर के पक्ष में जब हम कहेंगे तो ये आपको सोदय कहलाएगा, वहां का सोदय मान। लंकोदय की सापेक्ष शोदय का जो मान होता है, ये मान जो है पलभा अंतर के अनुसार होता है। एक लग्न को कितना समय लग रहा है, लग्न काल। अब लग्न काल तो आप समझ गए ना, जो क्रांति वृत्त का जो हिस्सा पूरब में पूरब क्षितिज पर उदय होता है उस बिंदु को लग्न कहते हैं। लग्न लगति शब्द से लगता है। क्रांति वृत्त का जो हिस्सा क्षितिज पर लगता है वो लग्न हुआ। वो हिस्सा लगते 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 चला जा रहा है, तो जैसे जैसे वो चलता चला जाएगा वो पूरा कितनी देर में हो रहा है, ये उसका सोदय मान कहलाता है। इस तरह से हर लग्न का सोदय मान अलग अलग होगा। तो मेष का जो होगा वो वृषभ का अलग होगा, मिथुन का अलग होगा, लेकिन जो कर्क का होगा वो कर्क का जो फिर लौटता हो जाएगा। यानी कर्क का सोदय मान, क्योंकि ये विषय हम अब ये अगले जो हमारी कक्षा होगी उस विषय में हम आपको लग्न का निकालना ही समझाएंगे। तो वहां के लिए ये जो अभी हम आपको सुना रहे हैं ये थोड़ा एक हेल्पिंग रहेगा, एक आपको इससे वहां समझने में आसानी मिलेगी। तो आपका जो मेष लग्न था, फिर वृषभ लग्न था, वो मिथुन लग्न। अब जो मेष लग्न है ये पलभा के प्रथम खंड के उपयोग से आता है। वृषभ लग्न जो है ये पलभा के द्वितीय चरखंड से आता है। ये प्लस प्रथम चरखंड, और जो दूसरा खंड आएगा वो आएगा लंकोदय प्लस दूसरा चरखंड, और जो मिथुन होगा वो होगा लंकोदय जो है प्लस तीसरा खंड। और इस तरह से अब जो कर्क आएगा, अब ये कर्क में क्या हो जाएगा कि ये लंकोदय मान जो है ये इनके चिन्ह बदल जाएंगे, और ये जो है कर्क में इसका क्रम, ये जो मिथुन है वही कर्क में आ जाएगा, और फिर वृषभ और फिर मेष इस क्रम से होगा, और फिर पूरी आवृत्ति फिर दूसरों में बदलती है। इस विषय को हम जो है जब लग्न में आपको स्पष्ट करेंगे तो वहां पर पूरी गणित के साथ में आपको देंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको जो लग्न गणना है ये बहुत ही स्पष्ट हो जाए। एक दो उदाहरणों सहित हम इसको पूरा करेंगे। तो आज आपको जो है
पलभा के बारे में जानकारी दी, आपको पलभा की गणित का सूत्र स्पष्ट किया, और पलभा के आधार पर जो आपको चरखंड बनाने थे वो चरखंड बनाए। आपको हमने लंकोदय का मान स्पष्ट, लंकोदय के बारे में जानकारी दी कि जो लग्न का जो उदयमान होता है निरक्ष में, वो लंकोदयमान कहलाता है। एक लग्न को जितना समय लगता है वो उस स्थान पे लंकोदय कहलाता है, और यही जो आपके स्थान पे समय लगता है उसको वहां का शोधयमान कहते हैं। तो ये लग्नों के स्थानीय शोधयमान अलग अलग होते हैं, और इस आधार पर जो है लग्नों का परिवर्तन होता रहता है। अब हम जो है वैसे एक छोटा सा विषय आज का और रह गया था, लेकिन देखते हैं तो थोड़ा अभी आपके पास समय विषय मेरा ख्याल शुरू करना वो है, हम आपको थोड़ा ग्रहों का स्पष्टीकरण से संबंधित सिर्फ एक सूत्र रूप में एक बात कह देता हूं, क्योंकि लग्न जब हम सिद्ध करेंगे तब लग्न का ये आता है। उदाहरण जो हम लेंगे वो ये लेंगे कि मान लीजिए हम आज की तारीख का 10 बजे का लग्न सिद्ध कर रहे हैं, मान लीजिए आज की तारीख का 10 बजे का लग्न सिद्ध कर रहे हैं, तो 10 बजे के टाइम का हमको सूर्य स्पष्ट चाहिए होता है। तो आप लोगों को जो ग्रह स्पष्ट करना ये भी आना चाहिए। तो इस विषय का जो आधार सिद्धांत है वो ये है कि ग्रह के आप आज, जैसे आज हमने सूर्य दे रखा है 5:30 का, वो आपके पंचांग में है, आप देखेंगे आपको मिल जाएगा कि आज 5:30 पर सूर्य की स्थिति हमने कहाँ दिखा रखी है, कितनी दिखा रखी है। आज देखिए आज है 24 जुलाई, तो ये आप देख रहे हैं 24 जुलाई 2 गते, तो 2 गते पे सूर्य है 121 अंश 6 कला और 32, ये 5:30 की स्थिति है, और कल की स्थिति है 122 3 51। तो इन दोनों का अंतर करना है, तो वो एक दिन की गति आ जाती है, और उस गति से आप त्रैराशिक गणित से किसी भी समय का कर लीजिए। मान लीजिए आज हम 10:30 का सूर्योदय वो सूर्य स्पष्ट निकालते हैं, तो 10:30 में से 5:30 घटाया तो 5 घंटा आ गया। अब चूंकि 24 घंटे में सूर्य इतना गया, इसलिए 1 घंटे में कितना गया, इसलिए 5 घंटे में कितना गया, तो वो 5 घंटे के हिसाब से वो हम एक अंश 121 6 32 में जोड़ देंगे, तो वो हमको 10:30 की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो 10:30 की स्थिति प्राप्त हुई, इस सूर्य से हम फिर लग्न निकालते हैं। तो आपको पलवा की जरूरत पड़ी, आपको लंकोदय मानों की जरूरत पड़ी, आपको सोदय मान की जरूरत पड़ी, और आपको सूर्य भोगांश की जरूरत पड़ी तात्कालिक। अच्छा, इसके लिए एक शब्द है तात्कालिक, ये जो अभी अभी मैंने कहा ना कि आप जितने बजे का लग्न निकालेंगे उतने बजे के लिए आप ये गणित करेंगे, उतने सूर्य को निकालेंगे, वो सूर्य स्पष्ट आपका कितना है उस समय। तो ये जो सूर्य है 10:30 का, इसके लिए एक ज्योतिषीय भाषा है, 10:30 का तात्कालिक सूर्य क्या है, ये भाषा है इसके लिए। तो आप 10:30 का तात्कालिक सूर्य निकालेंगे, और तात्कालिक सूर्य के आधार पर फिर अगली गणित आपकी आगे बढ़ेगी। अगले पाठ में हम लग्न स्पष्ट करना आपके सामने ला रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण हर वक्तव्य अपने आप में आप अनुभव करेंगे। जब आप इन पे बढ़ेंगे तो आप बहुत अनुभव करेंगे कि हर वक्तव्य का अपना एक बहुत ही महत्व है। लेकिन अगला जो है वो लग्न गणना का है, और मैं आपको बता दूं कि बहुत कम लोगों को ये लग्न गणना के बारे में यथेष्ट जानकारी होती है। आपको ये शुरू में ही हो रही है, ये आप सबका अपना सौभाग्य है, और मैं इस सौभाग्य की, आपकी इस सौभाग्य की प्रशंसा करता हूं, अपने आप में खुशी अनुभव करता हूं। तो ये लग्न का विषय, और लग्न के बाद अगला जो पाठ है वो पाठ बड़ा मनोरंजक और बहुत ही आपको इंटरेस्टेड लगेगा। वो पाठ हम ला रहे हैं कुंडली का निर्माण,
उसमें ग्रह कैसे रखते हैं, कुंडली को कैसे समझते हैं, ये तमाम चीजें आपके दूसरे वक्तव्य में आ जाएंगी। और मैं समझता हूं कि ये जो है बहुत पर्याप्त होगा। ज्योतिष की इन कक्षाओं का एक बहुत ही आपके लिए अच्छी भेंट होगी। और इसके साथ ही मैं आज के वक्तव्य को पूर्ण घोषित करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। गुरुकुल क्रांति से जुड़े सभी विद्यार्थियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और विभू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी विद्यार्थियों का शांतिपूर्वक रूप से कक्षा सुनने के लिए उनका भी धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है। ओम शांति।